वेलकम टू माय चैनल नोट्स वाली। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपनी फिजिक्स की पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। वन शॉट में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ज़्यादा देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। ज़्यादातर यहाँ पे 9th के कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा उन्हें यहाँ पे बड़ा कर दिया गया, उनकी डेरिवेशंस दे दी गई हैं और कुछ न्यू लॉज ऐड कर दिए गए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि यूनिवर्स के अंदर कोई भी दो हेवनली बॉडीज़ है, मतलब उनके पास अपना मास होना चाहिए और ज़्यादातर बॉडी जो है वो स्फेरिकल शेप की ही है हमारे यूनिवर्स में। तो जो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे ही हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम निकाल सकते हैं एक फार्मूला से, और वो फार्मूला डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है बॉडीज़ के मास के ऊपर और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के बराबर। और इसी तरह हम लिख देते हैं, और वहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसकी वैल्यू थोड़ी सी टिपिकल है, 9th से पढ़ रहे हैं अब तक तो याद हो ही गई होगी, जो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसी तरह ये हमारा फार्मूला, और इसको यूज़ करके हम किन्हीं भी दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब प्लैनेटरी मोशन से तो साफ पता लग रहा है प्लैनेट्स के मोशन की बात हो रही होगी, और केपलर्स लॉज हमें पता है 3 होते हैं, हमने 9th में भी पढ़े थे, बट यहाँ पे हमने उनको नाम से स्पेसिफाई कर दिया है। मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। अब हमें इतना तो पता है कि ये जो प्लैनेट्स होते हैं कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं किसी भी सन या स्टार के अराउंड, ना कि सर्कुलर पाथ में। ये होता है एलिप्टिकल ऑर्बिट। और ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, एलिप्स के अंदर ना 2 सेंटर्स होते हैं। जैसे हमारा जो सर्कल होता है उसमें एक सेंटर होता है, इसके अंदर 2 सेंटर्स होते हैं और दोनों इक्वी डिस्टेंट होते हैं सेंटर से। और इन सेंटर्स को हम इसके बोलते हैं फोकाई, मतलब फोकस एंड फोकाई फॉर प्लूरल। ये जो बड़ी एक्सिस है जिसके ऊपर हमारा एलिप्स लाई करता है इसे हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और इसका हाफ जो है यहाँ से यहाँ तक उसे हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। और ये जो ऊपर से हमारी ये छोटी लाइन आ रही है इसे हम कहते हैं माइनर एक्सिस, और इसके हाफ को हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। और जो प्लैनेट्स होते हैं वो एलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करते हैं, और ये जो फर्स्ट लॉ है उसे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं, और वो हमें ये बताता है कि जो सन होता है या स्टार होता है जिसके अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है वो किसी भी फोकाई पर ही प्रेजेंट होता है। वो यहाँ कहीं नहीं हो सकता, वो होगा तो सिर्फ इन दोनों में से किसी एक फोकाई पर प्रेजेंट होगा। अब हम सेकंड लॉ की बात करने जा रहे हैं। सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ एरियाज। अब इसके अंदर ये लॉ हमें कहता है कि मान लीजिए स्टार यहाँ पे एक फोकाई है, यहाँ पे हमारा सन जो है प्रेजेंट है। अगर प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक 10 डेज़ के अंदर कवर करते हैं, हम कोई भी टाइम पीरियड ले सकते हैं, मैं यहाँ पे 10 डेज़ अज्यूम कर रही हूँ। 10 डेज़ के अंदर ये यहाँ से यहाँ तक एरिया, इतना एरिया स्वीप करता है, तो अगर प्लैनेट यहाँ से यहाँ चलता है 10 डेज़ में, मतलब टाइम पीरियड हमें सेम रखना है, तो यहाँ सन से इसको जो हम एरिया इनक्लोज करेंगे, ये वाला जो एरिया है ये और ये होने वाले हैं इक्वल आपस में। ऐसे ही आप यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपको टाइम पीरियड सेम रखना है और ये जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। और इससे हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं जब वो सन से कम डिस्टेंस पर होते हैं या स्टार से कम डिस्टेंस पे होते हैं तो वो फास्ट मूव करते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादा यहाँ पे आर्क लंबी होगी है तो मतलब फास्ट मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे आर्क कम है तो इसका मतलब ये जब सन से फार्दर डिस्टेंस पे होते हैं तो फिर ये स्लोली मूव करते हैं। और थर्ड लॉ है वो लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स है, या उसे और भी नाम से जान जाते हैं। वो कहता है कि जितना टाइम ये एक रेवोल्यूशन को करने में प्लैनेट लगाता है उसका जो स्क्वायर होता है, टाइम पीरियड को हम टी से, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो टी का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे रेडियस से। और रेडियस हम कैसे मेज़र करते हैं, सेमी मेजर एक्सिस जो होता है वो इसका रेडियस होता है, मतलब मेजर एक्सिस का हाफ जो होता है वो इसका रेडियस होता है, और उसके क्यूब से जो है हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टी का स्क्वायर जो है वो आर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ऐसे हम इक्वेशन भी बना सकते हैं, T1 स्क्वायर मतलब हमने कुछ टाइम पीरियड ले लिया, और ऐसे T2 ले लिया, ऐसे हम कुछ डिफरेंट प्लैनेट्स के रेडियस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिलेटिविटी को यूज़ करके।
आगे हम देखने जा रहे हैं, जैसे देखिए मैंने आपको बता दिया लॉ ऑफ एरियाज क्या होता है, फिर बता दिया लॉ ऑफ पीरियड्स क्या होता है, और उसके बाद हम बात करने वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत ही जानी मानी टर्म है, हमने इसे अर्लियर चैप्टर्स में भी यूज़ किया है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है? अगर हम कोई भी बॉडी को फ्री फॉल में छोड़ें, मतलब कुछ हाइट के ऊपर हम जाए, मान लीजिए आप अपने घर की छत पे चले जाए, वहाँ से आपने एक बॉल फेंकी। अब यही बात है कि वो बॉल नीचे ही क्यों आती है, वो ऊपर क्यों नहीं चली जाती है? आप ऊपर फेंकते हैं, वो थोड़ा डिस्टेंस कवर के फिर से नीचे आ जाती है और वो ग्राउंड पे अल्टीमेटली फॉल करती है। तो वो जो बॉल है आपकी, उसका मास और जो अर्थ का मास है, दोनों के पास मास है, अपना रेडियस है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो इनके बीच में एक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो ग्रेविटी होती है अर्थ के लिए, हम ग्रेविटेशन फोर्स को ग्रेविटी बोल देते हैं, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, अब जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अब वो आपने बॉल फेंकी, वो जिस एक्सेलरेशन के साथ अर्थ के सेंटर की ओर खिंची चली जाएगी, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका एक्सप्रेशन हम निकालते हैं दो फोर्सेस को बैलेंस करके। एक फोर्स हम अर्लियर चैप्टर्स में जनरली यूज़ करें कि नीचे को जो फोर्स लगती है वो उसका वेट होता है, जो इक्वल होता है mg। m इज़ मास एंड g इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट यहाँ पे हम न्यूमेरिकली काउंट करने वाले हैं अपनी g की वैल्यू। तो हम यहाँ पे एक मास लेते हैं, स्मॉल मास। अब अर्थ के मास जितना तो हम कोई बड़ा मास ले नहीं सकते हैं, तो हम एक छोटा सा मास ले लेते हैं और उसे हम अर्थ के सरफेस के ऊपर रख देते हैं, जिसका रेडियस हम मानते हैं r डैश, और अर्थ का रेडियस हम मान लेते हैं r। और जो अर्थ का मास है उसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो बॉडी का मास है वो हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जो बॉडीज़ हैं उनके बीच में एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगी, तो हम उसे F इक्वल जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। और दूसरी फोर्स उस बॉडी पे डाउनवर्ड्स एक्ट करिए, F इक्वल एम जी, मतलब उसका वेट। तो अब वो बॉडी वहाँ पे बैलेंस्ड है, तो उसके ऊपर वो जो दोनों फोर्सेज हैं वो बैलेंस होनी चाहिए, मतलब इक्वल होनी चाहिए। अब जो बॉडी का रेडियस है वो इन कंपैरिजन टू अर्थ का रेडियस बहुत ज़्यादा ही स्मॉल है, बहुत ज़्यादा, तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह इन इक्वेशंस को इक्वल करके हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला बन जाते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज़, या फिर अर्थ का रेडियस हम मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉडी का जो रेडियस था उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तो इससे हम क्या इन्फर करते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो आप चाहे छत से या किसी भी पर्टिकुलर हाइट से चाहे 100 किलो का मास नीचे फेंकिए, चाहे 10 किलो का, चाहे 1 किलो का फेंकिए, वो सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ नीचे आएगा और वो टाइम भी सेम लेगा, उसके बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और ऐसे ही हम यहाँ पे अपनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यूज़ करके अपनी इक्वेशन और मोशन में चेंज कर लेते हैं। ए जो है वो जी से रिप्लेस हो जाता है, और जो एस है डिस्टेंस को हम हाइट से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करती है, तो हम उसे हाइट से रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने सुना होगा कि जो पोल्स हैं वहाँ पर जो है सोने का वेट जो होता है वो कम होता है। अब मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो कोई पोलर कंट्री पे गया और आपने उसे कहा कि आपके लिए वो वहाँ से 1 kg गोल्ड खरीद के लेके आए। आपने 1 kg गोल्ड मंगवाया और आप इक्वेटोरियल कंट्री पे रहते हैं, मान लीजिए इंडिया में रहते हैं, इट इज़ वेरी नियर टू द इक्वेटर। तो हम इक्वेटोरियल कंट्री में रहते हैं और यहाँ पे अगर हम उस पोल के 1 kg वेट को दोबारा से मेज़र करें तो वो 1 kg से लेस होगा। ऐसा क्यों होता है? उसका आंसर अभी आपको मिल जाएगा इस डेरिवेशन के साथ। तो हम बात कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट और डेप्थ के साथ कैसे चेंज होती है। तो इसके अंदर हमें बस थोड़ा सा एक अपना पुराना फार्मूला यूज़ करना है। अभी हमने निकाला कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, तो अगर हम किसी बॉडी को h हाइट के ऊपर ले जाएं, मतलब h हाइट अप्रिशिएबल हाइट है, ये नहीं कि बहुत कम हाइट है कि हम उसे नेगलेक्ट कर दें विद कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ अर्थ, नहीं, h जो है वो अप्रिशिएबल हाइट है कि हमें उसे कंसीडर करना पड़े। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ की एट द सरफेस, वो हम कंसीडर कर रहे हैं, और हाइट h पे वो क्या हो जाएगी r प्लस एच का होल स्क्वायर। फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं, और g डैश, जो g डैश है वो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h। तो यहाँ से हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करके g की वैल्यू निकालते हैं, और जो ये आ रही है आप देख सकते हैं, ये
जी डैश इक्वल जी इंटू 1 - 2h अपॉन आर। जो h है वो हाइट है जो हमने सरफेस के ऊपर लिया अर्थ के, r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, g है वो ओरिजिनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अब आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि जो g डैश है मतलब एट हाइट h जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो लेस है एट द सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। तो ये देखिए यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें, g इंटू 1g माइनस 2hg डिवाइडेड बाय r। अब यहाँ पे g के अंदर से कुछ माइनस हो रहा है, तो मतलब वो जो एट हाइट h पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ओरिजिनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम होगी। अब हम डेप्थ के साथ देखने जा रहे हैं। डेप्थ का जो फॉर्मूला है वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इफेक्टिव मास कम हो जाता है। कई बार आप सोचते होंगे कि अगर हम अर्थ के नीचे जाएँ तो वहाँ पर डेप्थ कम हो जाती है, मतलब रेडियस कम हो जाता है और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से। तो जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो विद डेप्थ जो है वो इंक्रीज़ करेगी, बट ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि ये देखिए, ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये अर्थ है और अगर आप इसमें इतना नीचे चले गए तो जो अर्थ का रेडियस है वो तो कम हो गया, लेकिन इतना ही रेडियस बचे जिसके ऊपर आपके वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, लेकिन इतना मास भी तो इसका कैंसिल हो गया। अब जो इफेक्टिव मास है वो सिर्फ ये अंदर वाला बचा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो मास है वो भी कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं क्योंकि जिस मटेरियल से अर्थ बना है उसकी डेंसिटी तो थ्रू आउट सेम ही रहेगी, चाहे ऑब्जेक्ट की वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास कम रह जाए चाहे अमाउंट ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पे हम डेंसिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एंड नथिंग एंड ऑल, और इस तरह से हमें मिल जाता है ये फार्मूला हमें मिल रहा है यहाँ पर। g डैश मतलब एट डेप्थ d जो हम ले रहे हैं उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या होगी, वो होती है, अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें वो होगा g माइनस जी डी अपॉन आर। यहाँ पे भी हम कुछ माइनस करें तो इससे हम क्या इन्फर करेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ जो है वो डिक्रीज़ होती है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपके पास अर्थ का सरफेस है, मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, आप इसके ऊपर हाइट h कवर कर रहे हैं और इतना ही डेप्थ में आप h में चले गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा कम कहाँ होगी? ज़्यादा कम होगी इन केस ऑफ हाइट, क्योंकि हमने वहाँ पढ़ा था हमें वहाँ पे माइनस करना पड़ रहा है 2h/r का फैक्टर g से, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ h/r का फैक्टर g से माइनस करना पड़ रहा है। तो विद इंक्रीज इन हाइट एज कम्पेयर टू द सेम डेप्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज मोर इन केस ऑफ हाइट। सो नेक्स्ट हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ये थोड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम बात करते हैं, ये मेरा अर्थ का सरफेस और ये मेरी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी की जो वैल्यू है मतलब उसकी जो डेफिनेशन है वो विद कॉन्सेप्ट चेंज होती है। अब मैं यहाँ पे ग्रेविटेशन की बात कर रही हूँ, ग्रेविटेशन फोर्स की, तो मेरे लिए यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब वो होगा कि वो एरिया या वो पॉइंट जहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स का इफेक्ट ख़त्म हो जाते तो वो इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी में मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और मुझे उसे हाइट h पे लाना है जो अर्थ से हाइट h पे हो। वहाँ पे मुझे इस पॉइंट पर, मान लीजिए इसे मैंने a कह दिया तो इसे मैं a कह रही हूँ और यहाँ तक मुझे इन्फिनिटी से उस ऑब्जेक्ट को लाना है और अर्थ का रेडियस r है। तो जितना वर्क डन मुझे वहाँ से यहाँ लाने में ऑब्जेक्ट को करना पड़ेगा उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये नेगेटिव होगी, क्यों नेगेटिव होगी? क्योंकि वर्क डन मैं डाउनवर्ड साइड कर रही हूँ, बट और आगे हम देखते हैं। और इसके अंदर आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो है यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने मेरा इंटीग्रेशन का वीडियो नहीं देखा उसके अंदर से मैंने जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया और आप वही फार्मूलाज़ को रीड अप कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इंटीग्रेशन कितना आपको यहाँ यूज़ करना है। बाकी आप विद द पैसेज ऑफ टाइम मैथ्स में इसे सीख लेने वाले हैं। तो अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मैथमेटिकल टूल्स का लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप जाइए और इसे सीख लीजिए। और ये जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है ये आती है हमारी नेगेटिव आती है और इसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को हम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लिख सकते हैं अपना वही जनरल फार्मूला यूज़ करके। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है? ग्रेविटेशन पोटेंशियल और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका कितना भी मास है हमें नहीं पता, अगर हम उसे इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ला रहे हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जितना वर्क डन हमें उस केस में करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक यूनिट मास को ला रहे हैं, अब आप यूनिट जो ले रहे हैं चाहे आप 1 kg ले लीजिए
1 ग्राम ले लीजिए। आप जो यूनिट ले रहे हो, यूनिट मास को इन्फिनिटी से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन होगा उसे कहते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ग्रेविटेशन पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और जबकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है पर यूनिट मास ही ग्रेविटेशन पोटेंशियल कहलाती है। अब हम बात करने वाले एस्केप वेलोसिटी की। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है ये। देखिए, अगर आपके पास ये मान लीजिए आपकी अर्थ है और आप इसके ऊपर खड़े हुए हैं, यहाँ से आप एक बॉल फेंकते हैं, आपने मान लीजिए यू वेलोसिटी से फेंकी, तो ये इतना डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से फेंकी, इतना डिस्टेंस कवर करेगी, फिर नीचे आ जाएगी, मतलब इसने कुछ हाइट एक्वायर की। फिर इसे आप वी वेलोसिटी से फेंकते, फिर इसने कुछ ऐसी हाइट एक्वायर की, मतलब हाइट भी बढ़ रही है और डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। हमें यहाँ हाइट पे ध्यान रखना है। और जब एक ऐसी वेलोसिटी आती है जब हम इसे उतनी वेलोसिटी से फेंके कि मान लीजिए अर्थ का जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो यहाँ तक वैलिड है, इसके ऊपर वो इन्फिनिटी बन जाते हैं, मतलब इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स का इफेक्ट नल हो जाते हैं ग्रेविटी का। तो अगर मैं ऐसी वेलोसिटी से फेंकूँ कि ये जस्ट इसे ओवरकम कर जाए, इसके ऊपर निकल जाए, तो इस वेलोसिटी को कहते हैं हम एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी से बड़ी काफ़ी वेलोसिटी हो सकती है, पर एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जिसके साथ जो है हमारा ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन पुल को नलीफाई कर सकता है या उसे ओवरकम कर सकता है। इसका छोटा सा एक्सप्रेशन यहाँ दिया गया है, यहाँ पे भी हमें वर्क डन करना पड़ता है और इस वेलोसिटी को हम इन टर्म्स ऑफ जी भी निकाल सकते हैं। और अगर सरफेस के अर्थ से आपको एस्केप वेलोसिटी पता करनी है तो वो प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बहुत ज़्यादा लार्ज है, बट इसे साइंटिस्ट लोगों ने सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हुए अटेन किया है। अब हम बात करेंगे अर्थ के सैटेलाइट्स की। इतना हम सबको पता है कि अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं, चंदा मामा कहते होंगे आप बचपन में, है ना। तो वही बात है कि अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, पर जो हमारे बाद के जो गैशियस प्लैनेट्स हैं आउटर ऑर्बिट्स में, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इन लोगों के पास इतने ज़्यादा मून्स हैं ऐसे ही जो उनके नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। और ये जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं इनके पास जनरली 2 टाइप के लॉन्च व्हीकल्स हैं जिससे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। एक है PSLV और एक है GSLV। आपने सुना होगा, PSLV की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एंड GSLV की होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट क्या होती है, और वही सैटेलाइट्स की हम यहाँ पे बात करने वाले कि सैटेलाइट्स होती क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं। अब यहाँ पे आपकी जनरल नॉलेज के लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वर्ल्ड की फर्स्ट सैटेलाइट्स कौन सी थी, इंडिया की कौन सी है, और आपको थोड़ा प्राउड भी फील होगा इंडिया की यहाँ पे अचीवमेंट्स पढ़ के, ये आप लोग खुद पढ़िएगा। अब हम आगे बात करें टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स की। मैंने आपको बताया 2 टाइप्स की सैटेलाइट होती हैं, जियो स्टेशनरी और पोलर। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं ना वो अर्थ को ऑर्बिट करती हैं और जो वो हमें स्टेशनरी अपीयर होती है। ये मान लीजिए अर्थ है मेरी, तो फिर ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये इसके ऐसे जो कंट्री से लॉन्च करती है जनरली उसी के ऊपर रहती है, और इसका जो वो होता है ना पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिट, वो होता है इक्वल टू 1 डे, मतलब ये 24 आवर्स में एक अपना रेवोल्यूशन पूरा कर लेती है। और ये जो अब हमारे ये साथ साथ ही घूम रही है, तो जिस कंट्री ने इसे लॉन्च किया ये उसी के ऊपर जनरली रहती है और वहाँ की ये वेदर फॉरकास्ट वगैरह सब कुछ देती है। और ये जो पोलर सैटेलाइट्स होती हैं ये रिवॉल्व करती है अराउंड द पोल्स, और ये हमें काफ़ी दुनिया के अलग अलग देशों की बता देती हैं खबर वगैरह, और इसे स्पाई पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। स्पाई पर्पस मतलब जासूसी के लिए, दूसरे देशों को देखने के लिए। आपने मूवी देखी होगी परमाणु, उसके अंदर आपको पता लगा होगा कि जो अमेरिका है उसकी भी एक ऐसी ही पोलर सैटेलाइट थी जो इंडिया पे नज़र रखती थी, और जिसके कारण हमने छुपकर जो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब था वो बनाया था। तो अब आप इतना समझ गए होंगे। और ये जो पोलर सैटेलाइट्स होती हैं इनको कम हाइट चाहिए होती है क्योंकि ये अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर इवॉल्व करती रहती है, लेकिन जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है ये एक ही कंट्री के ऊपर रहती है, तो इन्हें ज़्यादा हाइट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हाइट की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू पोलर सैटेलाइट्स। ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है इनसे ज़्यादा एक्यूरेट जो वेदर इंफॉर्मेशंस वगैरह होती है ये मिलती है पोलर सैटेलाइट से हमें। अब हम बात करने वाले ऑर्बिटल वेलोसिटी की। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, अब मैं आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी। ये देखिए, ये मान लीजिए आपकी अर्थ है।
ये जो प्रिंसिपल मैं आपको बता रही हूँ यही प्रिंसिपल यूज़ होता है इन द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट्स, और ये हमारे सिलेबस में है कि सैटेलाइट कैसे लॉन्च होती है। हम एक कोई भी बहुत हाई टावर ले लेते हैं और यहाँ से मान लीजिए आप कोई भी बॉल फेंकेंगे, वो ऐसे वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे जाएगी, फिर वो धीरे 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 ऐसे आ जाएगी नीचे ग्राउंड पे। फिर आपने थोड़ी हाई वेलोसिटी दी और ठीक है, ये मैं वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए, फिर ये ऐसे ऐसे नीचे आ जाएगी। लेकिन जब आप इसे एक ऐसी वेलोसिटी से फेंकेंगे कि मान लीजिए यहाँ तक अर्थ का जो है वो ग्रेविटेशनल पुल है, एटमॉस्फेयर है, कि ये इस ग्रेविटेशनल पुल से हल्का सा ऊपर उठ जाए और ये नीचे गिरना तो चाह रही है पर ग्रेविटेशन पुल ही ख़त्म हो गया तो कोई इसे नीचे खींच नहीं पा रहा, और एज अ रिज़ल्ट ये है अर्थ को ये रिवॉल्व करना शुरू कर देती है। इसी और जो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिसके साथ वो ग्रेविटेशन पुल को पार कर जाए उसे कहते हैं हम ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसके साथ वो रिवॉल्व करना शुरू हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है और जो एस्केप वेलोसिटी उसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बस इतना है कि एस्केप वेलोसिटी के अंदर हम उसे फेंकते हैं तो वो डायरेक्ट हमारी आसमान में चली जाती है, स्काई में, लेकिन ऑर्बिटल वेलोसिटी में वो रिवॉल्व करना शुरू करती है और कंडीशन यही है कि दोनों ग्रेविटेशन पुल को ओवरकम कर जाती हैं। अब हम बात करने वाले एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ये हम अपने पुराने जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं ग्रेविटेशन फोर्स वगैरह इन सब को यूज़ करके निकाल लेंगे, और यहाँ पे हम सेंट्रीपिटल फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो यूज़ करते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होते हैं, mv² डिवाइडेड बाय r, क्योंकि सेंट्रीपिटल वो फोर्स होती है जो अर्थ के सेंटर की टुवर्ड्स हमें खींचती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो होती है जो अर्थ से बाहर की, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर हमें लेके जाती है, और ये दोनों बैलेंस रहती है तो हम उसी प्लेस पर रहते हैं। और ऐसे ही हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो है एक्सप्रेशन निकाल लिया, और इसी सब इंफॉर्मेशन को यूज़ करके और अपनी इक्वेशंस को थोड़ा सा ऑल्टर करके हम ये भी निकाल सकते हैं कि जो सैटेलाइट है वो अर्थ के कितनी हाइट पर है प्रेजेंटली। इसके बाद मैंने आपको ये सब बता दी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स कैसे रिवॉल्व करती हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं ये सब, और पोलर। और ये कई बार MCQ में आ जाता है कि सिंक्रोनस सैटेलाइट किसे कहते हैं, या 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, तो वो होता है सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये आप जान लीजिए, ये सब आपको यहाँ पे यूजेस देंगे, ये सब आप खुद पढ़िए। अब लास्ट टॉपिक आ गया है चैप्टर का, वेटलेसनेस। अब हम इसे कवर करने वाले वेटलेसनेस होता क्या। अब याद है हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 3 लिफ्ट्स पढ़ी थी। जब जो अपवर्ड एक्सेलरेशन और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो इक्वल हो जाती है, वो हो जाता है हमारा वेटलेसनेस का केस। मतलब जहाँ पे जो है सिर्फ इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ही इफ़ेक्ट हमें महसूस होता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस, और हम उसी एक्सेलरेशन से नीचे को फॉल करना शुरू कर देते हैं। हमारा जो अपरेंट वेट है वो ज़ीरो हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए, वही है सेम जैसे आपको बताया, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट हो गया, और स्पेस क्राफ्ट के अंदर कोई भी एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं, या स्पेस में कुछ ऐसे नल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे बहुत सारी बॉडीज़ प्रेजेंट होती है ना, तो उन सब का ग्रेविटेशन फोर्स मिलके एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। और जहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स एक्सपीरियंस नहीं की जाती उसे हम नल पॉइंट्स कहते हैं, स्पेस में होते हैं, यूनिवर्स में। और सेंटर ऑफ अर्थ, अब अर्थ का सेंटर पे हम चले गए, वहाँ पे ना कोई नीचे डिस्टेंस है ना कोई मास है जो हमें खींचेगा, वैसे हम जा नहीं सकते वहाँ पे, सिर्फ इमेजिनरी सिचुएशंस बता रखी हैं आपको। आगे आता है प्रॉब्लम्स ऑफ वेटलेसनेस। इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है जनरली। अब देखिए, एस्ट्रोनॉट होते हैं, आपने कार्टून मूवीज़ में देखा होगा कि उनके लिए खाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। भीम, छोटा भीम ही देख लीजिए, उनकी कितनी मूवीज़ आ गई स्पेस में, वो भी स्पेसशिप में तैरती रहती है आसमान में। ऑगी को देख लीजिए, वो वहाँ पे खाना खाते, वो सब आसमान में उड़ते, वो पानी भी नहीं पी पाते हैं। तो यहाँ पे भी वही होता है, ये असल की बात है, और उन्हीं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करके कार्टून्स बना दिए गए हैं। स्पेस के अंदर जब आप रहते तो आपको ट्यूब से खाना खाना पड़ता है, और उसे डायरेक्टली अपने माउथ के अंदर लेके उसको प्रेस करना होता है ताकि वो डायरेक्ट खाना आपके पेट में चला जाए, पाइप से होगा। और अगर आप बाहर से लेके उसे खाने की कोशिश करेंगे वो हवा में तैरेगा, ना आप उसे अच्छे से च्यू कर पाएंगे, और आप वाटर पियेंगे ग्लास से तो वो भी पी नहीं पाएंगे, ऐसे डालेंगे अपने मुंह के अंदर और वो सारा नीचे ही गिर जाने वाला है, ना आपके कपड़े भीगने वाले हैं उससे। और आपको अगर वहाँ पे आप चल रहे हैं स्पेस क्राफ्ट के अंदर तो आपको नीचे खींचने वाली फोर्स तो कोई है नहीं, तो आप ऊपर उठते जाएंगे और आप क्रैश भी कर सकते हैं क्राफ्ट की सीलिंग के साथ, और इससे आपको इंजरी भी हो सकती है, मतलब एस्ट्रोनॉट को होती होगी इंजरी।
और अगर हम स्पेस फ्लाइट में स्पेस में ज़्यादा दिन तक रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक, तो इससे हमारी जो बॉडी के प्रोसेसेस हैं वो एडवर्सली इफ़ेक्ट होते हैं और हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट इसका एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट है सिंपल पेंडुलम का। याद है हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो सेकंड चैप्टर था उसके अंदर डायमेंशनल एनालिसिस को प्रूव करते हैं हमने इसकी इक्वेशन प्रूव की थी, और वहीं से हमें पेंडुलम के टाइम पीरियड की इक्वेशन मिलती है 2π/√L/g। अब अगर यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही ज़ीरो हो गई है, तो जो टाइम पीरियड है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ जी पे डिपेंड करता है। अब जी ज़ीरो हो गया तो उसका रूट भी मान लीजिए ज़ीरो ही होगा, लेकिन डिवीज़न में किसी के ज़ीरो होता है तो उसका मतलब क्या होता है, हम नॉट डिफाइंड बोलते हैं। लेकिन नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, वो होता है इन्फिनिटी, इतना ज़्यादा हो जाएगा तो इससे जो टाइम पीरियड है वो तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इससे जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को डिटरमिन करने का, वो हमारा सक्सेसफुल नहीं रह पाता है। ख़त्म करते हैं हम अपना ये चैप्टर ग्रेविटेशन, और इसके साथ ही ख़त्म हुई हमारी बुक का फर्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलने वाली हूँ चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के साथ, जो है सुपर डुपर इजी और बहुत ही छोटा सा चैप्टर, बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स हैं। और मैं आपसे मिलूँगी जल्दी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।